नमस्कार। उद्भव एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 12th बोर्ड के एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आने के लायक है। ठीक है, अपन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पौधे के लिए कोई दो सूक्ष्म पोषक तत्व के नाम लिखिए, यानी दो सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रेंट। कौन से न्यूट्रेंट्स? माइक्रोन्यूट्रेंट। पहले इस चीज को समझने से पहले पूरा इसका डिस्क्राइब करते हैं। देखिए, फर्स्ट होता है मैक्रोन्यूट्रेंट। और मैक्रोन्यूट्रेंट्स के अंदर सबसे पहले आएगा प्राइमरी न्यूट्रेंट, प्राथमिक पोषक तत्व, और प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? एन, पी और के, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। तो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। उसके बाद बात करते हैं अपन स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट। स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट संरचनात्मक पोषक तत्व। जो प्लांट की स्ट्रक्चर बनाते हैं वो कौन कौन से हैं? CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसके बाद अपन देखते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। देखिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्व। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उसके अलावा जो भी हैं बच्चे आपके, कुछ जैसे आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज। ठीक है, तो ये आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होंगे। तो अपन क्वेश्चन क्या था अपना? देखिए कि पौधे के लिए कोई दो सूक्ष्म पोषक तत्व के नाम लिखिए। देखो, प्राइमरी न्यूट्रिएंट NPK, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट कौन से? CHO। इनके अलावा जो भी न्यूट्रिएंट होंगे वो सब आपके क्या होंगे? सूक्ष्म पोषक तत्व होंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट होंगे। जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, ठीक है, बोरॉन हो गया, जितने भी सब बचे हुए वो टोटल क्या होंगे? माइक्रो न्यूट्रिएंट। कौन से न्यूट्रिएंट होंगे? माइक्रो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पौधे में नाइट्रोजन की कमी से प्रदर्शित करने वाले किन्हीं दो सांकेतिक पौधों का नाम लिखिए जो प्लांट को इंडिकेट करता है जैसे किसी न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हो रही है, किसी न्यूट्रिएंट की क्या हो रही है? डिफिशियंसी। तो उसके जो इंडिकेटिव प्लांट्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन के इंडिकेटर जो प्लांट है, नाइट्रोजन के इंडिकेटेड प्लांट्स कॉलीफ्लावर और कैबेज, फूल गोभी और पत्ता गोभी। ठीक है, इसी प्रकार फास्फोरस के जो इंडिकेटर प्लांट है वो है मस्टर्ड। पोटास का जो इंडिकेटर प्लांट है वो है पोटैटो। तो अपना क्वेश्चन क्या था? नाइट्रोजन कमी को प्रदर्शित करने वाले किन्हीं दो सांकेतिक पौधों का नाम लिखिए। तो कौन कौन से हैं? हो गए कॉलीफ्लावर हो गया और कैबेज हो गया। कौन कौन से होंगे? कॉलीफ्लावर और कैबेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पौधे के लिए पोषक तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी, किसकी बात कर रहा है? अनिवार्यता की कसौटी का विचार सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दिया? तो देखो, ये सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक था वो था आर्नोन। कौन था? आर्नोन। 1954 ने इसने क्या दिया? अनिवार्यता कसौटी के बारे में बताया था। इसमें 3 पॉइंट बताए थे कि कोई भी न्यूट्रिएंट्स
कोई भी न्यूट्रेंट्स दूसरे, यानी कोई भी पोषक तत्व दूसरे, कोई भी पोषक तत्व, कोई भी पोषक तत्व दूसरे पोषक तत्व की कमी को पूरा नहीं कर सकता, कमी को पूरा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, यानी कोई भी न्यूट्रिएंट्स अदर न्यूट्रिएंट की जो डिफिशियंसी होती है उसको कंप्लीट नहीं कर सकता। ठीक है। दूसरा, किसी न्यूट्रिएंट की कमी होने पर, किसी न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व की कमी होने पर, पोषक तत्व की कमी होने पर पौधे अपनी लाइफ साइकिल, यानी पौधे अपना जीवन, पौधे अपना जीवन पूरा नहीं कर सकते। और तीसरी जो बात कही थी, उपापचय क्रिया में मदद। ठीक है। तो सबसे पहले अनिवार्यता कसौटी के बारे में किसने बताया था? आर्नोन ने। किसने बताया था? आर्नोन ने। कब बताया था? 1954। कब बताया था? 1954। उसके बाद देखते हैं अपन। देखो, सबसे पहले आप देखिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट आए थे। कौन से आए थे? एसेंशियल न्यूट्रिएंट। और वो किसने दिए? आवश्यक पोषक तत्व। एसेंशियल न्यूट्रिएंट किसने दिए? आर्नोन ने। और टोटल दिए थे इन्होंने 17। कितने एसेंशियल न्यूट्रिएंट दिए थे? 17। और 17 में 16 नंबर और 17वां जो नंबर था वो किसका था? निकल का। टोटल कितने थे? 17। और 17 में 16 और 17वां जो नंबर था, 17 नंबर जो था वो किसका था? निकल का। ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है निकल का। उसके बाद आते हैं फंक्शनल न्यूट्रिएंट। क्रियात्मक पोषक तत्व। क्रियात्मक पोषक तत्व किसने दिए? निकोलस ने। देखो, आर्नोन ने कितने दिए थे? 17 दिए थे। तो 17 तो थे ही। उसके बाद 4 और दिए। वो कौन कौन से थे? वेनेडियम, सिलिकॉन, सोडियम और कोबाल्ट। टोटल कितने हुए? 21। जो फंक्शनल न्यूट्रिएंट थे वो टोटल कितने थे? 21। और एसेंशियल न्यूट्रिएंट थे वो कितने थे? टोटल 70। जो फंक्शनल न्यूट्रिएंट 4 दिए वो क्या थे? बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट। बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट दिए वो किसने दिया? आर्नोन ने। देखो, आपको समझ में आ रहा होगा, आवश्यक, आवश्यक मतलब आर्नोन, इससे कनेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से आप याद करेंगे कि आवश्यक पोषक तत्व किसने दिया? आर्नोन ने दिया। किसने दिया? आर्नोन ने। ठीक है। आवश्यक पोषक तत्व किसने दिए? आर्नोन ने। ठीक है। टोटल कितने दिए? 70। तो 16 तो थे ही, बस 17वां नंबर किसका था? निकल का। यानी 17वां नंबर किसका था? निकल का। उसके बाद देखिए हम फंक्शनल न्यूट्रिएंट। और फंक्शनल न्यूट्रिएंट किसने दिया? निकोलस ने। किसने दिया? निकोलस ने। टोटल तो 70 तो थे ही। उसके बाद वो जो 4 और दिए वो कौन कौन से थे? वेनेडियम, सिलिकॉन, सोडियम और कोबाल्ट। ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे? बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट। क्या बोलते हैं? बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट। तो टोटल मिला के कितने हुए? 21। कितने हुए? 21। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि पौधे पोटेशियम को रूप में ग्रहण करते हैं। किस रूप में ग्रहण करते हैं ना? तो पौधे पोटेशियम को किस रूप में ग्रहण करते हैं? देखिए, जैसे अपन बात करते हैं CH और O, ये क्या है? स्ट्रक्चर न्यूट्रिएंट है। क्या है? स्ट्रक्चर न्यूट्रिएंट। यानी प्लांट जो बना होता है वो ज्यादातर किससे बना होता है? CHO से बना होता है। यानी 45% क्या होता है? कार्बन होता है, 6% हाइड्रोजन होता है और 45% क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। यानी टोटल 9 मिला के 96% जो प्लांट बना होता है वो किससे बना होता है? CHO से बना होता है। ठीक है। अब बात करते हैं अपन
CHO प्लांट को किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं? CHO प्लांट को किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं? तो देखो कार्बन जो प्लांट को मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड किस रूप में मिलेगा? CO2 के रूप में। और हाइड्रोजन जो मिलेगा वो प्लांट को जल के रूप में, किस रूप में मिलेगा? जल के रूप में। और ऑक्सीजन जो प्लांट को अवेलेबल होता है वो किस रूप में? ऑक्सीजन और जल के रूप में। समझ में आ गया आपको? उसके बाद देखते हैं N, P और K, यानी ये जो थे वो क्या है? प्राइमरी। ये कौन से न्यूट्रेंट है? प्राइमरी न्यूट्रेंट, प्राथमिक पोषक तत्व। क्या है ये? प्राइमरी न्यूट्रेंट, प्राथमिक पोषक तत्व। देखो प्लांट को नाइट्रोजन जो मिलता है वो एक तो मिलता है अमोनियम फॉर्म में NH4+, और एक मिलेगा नाइट्रेट फॉर्म में NO3-। प्लांट को अमोनियम फॉर्म में, सभी प्लांट को अमोनियम फॉर्म में नहीं मिलता है। ज्यादातर जो प्लांट को अवेलेबल होता है वो किस फॉर्म में अवेलेबल होता है? नाइट्रेट फॉर्म में। किस फॉर्म में अवेलेबल होता है? नाइट्रेट फॉर्म में। ठीक है। दूसरा, फास्फोरस को जो मिलेगा, फास्फोरस जो प्लांट को मिलेगा H2PO4- और HPO4-2, यानी मोनोफास्फेट और डाइफास्फेट। प्लांट को फास्फोरस किस फॉर्म में मिलेगा? मोनोफास्फेट और डाइफास्फेट। उसके बाद प्लांट को पोटास जो अवेलेबल होता है वो K+ के रूप में। किस फॉर्म में अवेलेबल होता है? K+ के रूप में। देखो अब आपको यहां से क्वेश्चन क्या पूछता है कि ऐसा कौन सा न्यूट्रेंट है, यानी ऐसा कौन सा न्यूट्रेंट है जो प्लांट को कैटायन और एनायन फॉर्म में, यानी धन आयन और ऋण आयन फॉर्म में अवेलेबल होता है। क्वेश्चन समझना, ऐसा कौन सा न्यूट्रेंट है जो प्लांट को धनायन और ऋण आयन, यानी कैटायन और एनायन फॉर्म में अवेलेबल होता है? तो वो एकमात्र न्यूट्रेंट कौन सा है? नाइट्रोजन। बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया, एकमात्र कौन सा न्यूट्रेंट है? नाइट्रोजन। ठीक है। उसके बाद फास्फोरस किस फॉर्म में मिल रहा है? H2PO4- और HPO4-2, यानी मोनोफास्फेट और डाइफास्फेट। उसके बाद देखिए अपन सेकेंडरी न्यूट्रेंट की बात करते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये कौन से न्यूट्रेंट है? सेकेंडरी न्यूट्रेंट, यानी द्वितीयक पोषक तत्व। अब ये जो प्लांट को अवेलेबल होंगे, कैल्शियम Ca+ के रूप, Ca+, मैग्नीशियम जो होगा Mg+2, और जो सल्फर होगा वो प्लांट को SO4-2 के। ठीक है। तो ये प्लांट को किस फॉर्म में न्यूट्रेंट अवेलेबल होते हैं इसके बारे में अपन ने ध्यान के लिए। अब क्वेश्चन देखिए कि पौधे पोटेशियम को किस फॉर्म में अवेलेबल ग्रहण करता है? तो देखो किस फॉर्म में करेगा? H2PO4- और HPO4-2। इन दोनों का, किसका? H2PO4- और HPO4- का, ये दोनों किस pH पर इक्वल होते? तो ये होते एक दोनों 7.2 pH पर। ये दोनों किस pH पर इक्वल होंगे? 7.2 pH पर। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो फसलों पर लोहे तत्व का एक विषैला प्रभाव लिखिए। फसलों पर लोहे तत्व का एक विषैला प्रभाव लिखिए। देखो इससे क्या होगा? एक तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी, पादप प्लांट की क्या होगी? वृद्धि अवरोध होगी। जड़ों का विकास नहीं होगा, यानी रूट का डेवलपमेंट नहीं होगा। और इसका मेन जो पॉइंट है वो ब्रॉन्जिंग, यानी तांबे जैसा रंग हो जाता है। जड़ों का कैसा हो जाता है? तांबे जैसा। कैसा रंग हो जाएगा? तांबे से। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था? फसलों पर लोहे तत्व का एक विषैला प्रभाव लिखिए। तो उससे क्या होगा? एक तो पादप की वृद्धि अवरुद्ध होगी, यानी प्लांट का डेवलपमेंट नहीं होगा, रूट का विकास नहीं होगा, जड़ों का विकास रुक जाता है, रूट का डेवलपमेंट नहीं होगा, और उसके कैसी कंडीशन हो जाएगी? ब्रांचिंग, तांबे जैसा रंग हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फास्फोरस तत्व का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। फास्फोरस तत्व का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया? बहुत बार यहां से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आप बोर्ड का एग्जाम दो या जेट का दो, CUT देखो, एग्रीकल्चर का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं आप, उसमें यहां से क्वेश्चन बनता है। अब इनके बारे में अपन कुछ ट्रिक पढ़ते हैं। देखो पहली बात करते हैं CH और O, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी CH की जो खोज की
जिस वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया CH का, वो कौन था? सास। कौन था? सास। और कब किया? 1802 के अंदर। आई समझ में बात? यानी CH का जो आपको इस तरह से याद रखना, CHO, इसमें आपने 2 ले लो, और इसका आविष्कार किसने किया? सास ने। कब किया? 1802 के। फिर देखिए NP और K, देखो ON को ले लो आप, इसका जो आविष्कार किया वो सियासर ने किया 1804 के अंदर। कब किया? 1804 के अंदर, ठीक है। उसके बाद फास्फोरस का जो डेवलपमेंट किया, जो आविष्कार किया, वो कौन था? लिबिक। साइंटिस्ट कौन था? लिबिक। 1835 के अंदर, 1835, ठीक है। उसके बाद NPK हो गया, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इन तीनों का कौन था? स्प्रिंजर। इन तीनों को कौन था? स्प्रिंजर। और कब किया था? 1839, 1839 को, ठीक है। उसके बाद सल्फर का किसने किया? तो पीटरसन ने। किसने किया? पैटरसन ने, 1911 यानी 1911 के अंदर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन आयरन। तो आयरन का किसने किया? ग्रीस ने। आयरन का किसने किया? ग्रीस ने, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन मैग्नीज की, Mn, मैकहॉर्ग ने। किसने किया? मैकहॉर्ग ने। और 1922 में किसने किया? मैकहॉर्ग ने, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन जिंक और कॉपर की। देखो जिंक और कॉपर का जो किया, सोमर और लिपमैन। सोमर और लिपमैन, सोमर और लिपमैन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बोरॉन की। तो बोरॉन का किसने किया? वेरिंगटन ने। किसने किया? वेरिंगटन ने, ठीक है। कब किया? 1923। और ये पिछली बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। कब पूछा गया? पिछली बार। और मोलिब्डेनम का किसने किया? कि मोलिब्डेनम का आर्नोन ने किया। उसके बाद बात करते हैं अपन, मोलिब्डेनम हो गया, ठीक है। क्लोरीन का किसने किया? ब्राउन और उसके साथी, ठीक है। तो देखो आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो आविष्कार हुआ आयरन का 1844 के अंदर, ठीक है। और जो जिंक का हुआ होगा, जिंक का हुआ है 1900, देखो जिंक का जो आविष्कार हुआ वो 1926 यानी 1926 में। और जो कॉपर का जो आविष्कार हुआ था वो 1931 में, 1931 में, ठीक है। देखो ये अच्छे से याद होना चाहिए आपको, यहां से 100% एक बार क्वेश्चन पक्का बनेगा। देखो कार्बन और हाइड्रोजन का किसने सास ने किया? 1802 में। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का सियासर ने किया था 1804 में। फास्फोरस का किसने किया? लिबिग ने 1835 में। उसके बाद पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का किसने किया? स्प्रिंजल ने। किसने किया? स्प्रिंजल ने। कब किया था? 1839 में। और सल्फर का किसने किया? पीटरसन ने 1911 के अंदर। आयरन, देखो आयरन तो वैसे ही याद हो जाता है आपको कि आयरन के अंदर क्या लगता है? ग्रीस। क्या लगता है? ग्रीस, है ना। तो कब किया था? 1844 के अंदर। और मैग्नीज का कब हुआ? मैकहॉर्ग 1922 के अंदर। और जिंक कॉपर जिंकापो, है ना। जिंक और कॉमर सोमर और लिपमैन। और जो जिंक का किया था 1926 के अंदर। और
जो कॉपर का हुआ था वो 1931 के अंदर, ठीक है। उसके बाद बोरॉन वेरिंगटन 1923 के अंदर, और ये पिछली बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया और जेट में भी यहाँ से क्वेश्चन 100% बनते हैं। उसके बाद मोलिब्डेनम का किसने किया, अर्नोन ने किया था, और क्लोरीन का ब्राउन और उसके फ्रेंड्स ने किया। तो क्वेश्चन क्या था अपना, फास्फोरस तत्व का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया। तो क्वेश्चन का आंसर क्या क्या होगा, फास्फोरस तत्व का आविष्कार किसने किया, लिबिग ने किया। किसने किया, लिबिग। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पौधे में अगतिशील पोषक तत्व। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। अगतिशील मतलब होता है इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स। किसकी बात करते हैं, प्लांट के अंदर। प्लांट के अंदर बात कर रहे हैं ना। देखो प्लांट के अंदर एक तो होता है मोबाइल न्यूट्रिएंट। क्या होते हैं, मोबाइल। मोबाइल न्यूट्रिएंट मतलब वो प्लांट के अंदर मूव करते हैं ना, जैसे। और इमोबाइल, प्लांट के अंदर मोबाइल न्यूट्रिएंट कौन कौन से, एनपीके और मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम। देखो नाइट्रोजन जैसे इंपॉर्टेंट तो यही है, ज्यादातर जो प्लांट के अंदर मोबाइल न्यूट्रिएंट होते हैं वो एनपीके ही है, ठीक है। बट साथ में और कौन है, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम भी है। उसके बाद इमोबाइल न्यूट्रिएंट प्लांट के अंदर वो कौन है, कैल्शियम और बोरॉन, जिसके डिफिशियंसी के सिम्टम टॉप के एपिकल बर्ड, यानी टॉप के प्लांट के जो टॉप पार्ट होता है ना, एपिकल बर्ड सबसे ऊपर वाला पार्ट, वहां पे इसके सिम्टम देखा देते हैं। किसके, कैल्शियम और बोरॉन के, जो प्लांट के अंदर क्या होते हैं, इमोबाइल। 100% यहां से क्वेश्चन पूछा जाए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पौधे के अंदर अगतिशील पोषक तत्व यानी इमोबाइल न्यूट्रिएंट कौन सा है। तो इमोबाइल न्यूट्रिएंट कौन कौन से हुए, कैल्शियम और बोरॉन, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। देखो इमोबाइल न्यूट्रिएंट कौन कौन से हुए, कैल्शियम और बोरॉन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, धान में खैरा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है। तो धान में जो खैरा डिजीज होती है ना, वो जिंक की डिफिशियंसी से होता है, जिंक की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से। और जिंक की जब कमी होती है तो आपको क्या, कौन सा फर्टिलाइजर यूज करना पड़ेगा, जिंक सल्फेट। क्या यूज करना पड़ेगा, जिंक सल्फेट, ठीक है। इसी प्रकार एक मेज के अंदर व्हाइट बर्ड होता है, व्हाइट बर्ड सफेद कली का, किसके अंदर, मेज के अंदर। वो किसकी डिफिशियंसी, मेज के अंदर व्हाइट बर्ड डिजीज होती है, वो किसकी डिफिशियंसी से होता है, तो वो भी जिंक की डिफिशियंसी से होगा। और जो धान के खैरा रोग के जो खोज की थी, तो वो कौन था, वाई एल नेने। कौन था साइंटिस्ट, वाई एल नेने। साइंटिस्ट कौन था, वाई एल नेने ने धान के खैरा रोग की खोज की थी। और धान की खैरा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है, तो किसकी डिफिशियंसी से होता है, जिंक की डिफिशियंसी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। और व्हाइट बर्ड जो मेज के अंदर होता है वो भी जिंक की डिफिशियंसी से ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमोनियम सल्फेट उर्वरक मृदा पर क्या प्रभाव डालता है। देखो अगर आप अमोनियम सल्फेट या अमोनियम नाइट्रेट हो गया, अगर आप या यूरिया हो गया, अगर इनका रेगुलर यूज कर रहे हो तो सॉइल कैसी हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। कैसी हो जाती है, एसिडिक, है ना। तो सॉइल कैसी हो जाएगी, एसिडिक, अम्लीय हो जाएगी। सॉइल कैसी हो जाएगी, एसिडिक। अब आप कहोगे सर एसिडिक कैसे होती है, तो देखो अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, NH4 ट्वाइस SO4, ठीक है। अब जब इसका ब्रेक डाउन होता है, क्या होता है, जैसे आपने इसको सॉइल में डाला तो इसका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। अब जब ब्रेक डाउन होगा तो ये टूटेगा और अमोनिया प्लस क्या बनाएगा, सल्फेट। अब सल्फेट तो प्लांट को डायरेक्ट मिल जाता है, बचा कौन आपके पास, अमोनिया। अब अमोनिया क्या करेगा, अमोनिया क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। किसकी प्रेजेंस में करेगा, तो वो करेगा नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास। और नाइट्रोसोमोनास क्या है, बैक्टीरिया। क्या बनाता है कि वो बनाएगा नाइट्राइट। क्या बनाता है, नाइट्राइट। ये क्या बना दिया, नाइट्राइट। और ये क्या निकल जाएगी, नोसेंट हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देखो अमोनिया ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, नाइट्रोसोमोनास की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, नाइट्राइट। अब ये नाइट्राइट वापस क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। किससे रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन से। किसकी प्रेजेंस में करता है, तो ये करता है नाइट्रोबैक्टर। किसकी प्रेजेंस में करेगा, नाइट्रोबैक्टर। और क्या बनाता है, नाइट्रेट। क्या बनाता है, नाइट्रेट। और नाइट्रेट प्लांट को अवेलेबल होता है,
अपन ने थोड़ी देर पहले यही पढ़ा कि जो नाइट्रोजन प्लांट को किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, तो नाइट्रेट फॉर्म में ये प्लांट को क्या हो जाएगा, अवेलेबल। बट क्वेश्चन अपना ये कि सॉइल सर, सॉइल कैसी बनी, एसिडिक कैसे बनी? तो सॉइल एसिडिक कैसे बनी, देखिए आपकी सॉइल के क्ले पार्टिकल्स के ऊपर कौन था, कैल्शियम, क्योंकि नॉर्मल सॉइल थी, और उस क्ले पार्टिकल्स के ऊपर कौन था, कैल्शियम। अब जब ये 4 हाइड्रोजन जो अलग निकली, कौन सी, ये 4 जो हाइड्रोजन अलग निकली वो रिएक्शन करेगा। अब पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है, रिप्लेस करता है। तो देखो ये पॉजिटिव इसको रिप्लेस करेगा, तो इस क्ले पार्टिकल्स के ऊपर कौन आ जाएगा, बताओ, हाइड्रोजन। कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन। और इधर आपकी कैल्शियम क्या निकल जाएगी, अलग। अब किसी भी क्ले पार्टिकल्स के ऊपर अगर क्या आ जाता है, हाइड्रोजन, तो सॉइल कैसी होती है, एसिडिक। कैसी होती है, एसिडिक। समझ में आ गई? अब जब एसिडिक सॉइल का रिक्लामेशन करना हो, अगर एसिडिक सॉइल का क्या करना हो, रिक्लामेशन, सुधार करना हो, तो कैसे करते हैं, देखो ये क्ले पार्टिकल्स के ऊपर कौन आ गया, हाइड्रोजन, और अपन इसके अंदर क्या डालेंगे, लाइम। क्या डालेंगे, लाइम। तो जैसे CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट अपन ने डाल दिया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिप्लेस करता है, और ये पॉजिटिव कहां जाएगा, इस नेगेटिव की ओर जाएगा। देखो तो इसके ऊपर कौन आ गया, बताओ, कैल्शियम। कौन आ गया, कैल्शियम। अब दो ये जो हाइड्रोजन है वो कहां जाएगी, इस CO3 के साथ क्या हो जाएगी, रिचिंग। तो ये क्या होगा, इसका रिक्लामेशन। तो समझ में आ गया आपका क्वेश्चन कि अमोनियम सल्फेट उर्वरक यानी अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर का अगर यूज करते हैं तो सॉइल कैसी हो जाती है, एसिडिक। आपको पूरा मेथड समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एमाइड युक्त कार्बनिक उर्वरक है। तो एमाइड युक्त कार्बनिक उर्वरक कौन है, यूरिया। कौन है, यूरिया। और कैल्शियम साइनेमाइड भी है, ठीक है। बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछा कि एमाइड फर्टिलाइजर कौन सा है। देखो पहला क्वेश्चन तो ये भी पूछ सकते हैं कि एमाइड फर्टिलाइजर कौन सा है, तो एमाइड फर्टिलाइजर कौन सा है, यूरिया। या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कौन सा है, तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी कौन है, यूरिया। कौन है, यूरिया। और यूरिया का जो फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। और इसके अंदर जो नाइट्रोजन होती है यूरिया के अंदर, वो कितनी होती है, 46% क्या होती है, नाइट्रोजन। आगे बात आपको समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसान खाद किस उर्वरक को कहते हैं। तो किसान खाद जो होती है वो कौन सी होती है, CAN। किसको बोलेंगे, CAN को, कैन को। और कैन का फुल फॉर्म क्या है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, किसकी बात कर रहे हैं अपन, CAN, कैन। और कैन को क्या बोलते हैं अपन, किसान खाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किसान खाद। बहुत बार यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया कि किसान खाद किसको बोलते हैं, कैन। अब देखो किसान खाद के अंदर जो नाइट्रोजन परसेंटेज होता है वो 25% क्या होता है, इसके अंदर नाइट्रोजन होता है। और इसका जो pH होता है ये किस फॉर्म में रहता है, तो ये न्यूट्रल फॉर्म में, यानी उदासीन। किस फॉर्म में रहता है, उदासीन रहता है, ठीक है। अगर कैन की सॉइल के अंदर रिएक्शन, किसके अंदर बात करते हैं, सॉइल के अंदर रिएक्शन, यानी कैन की सॉइल के अंदर इसकी रिएक्शन क्या होगी। अगर आपने सॉइल के अंदर कैन को यूज कर लिया तो इसकी क्या रिएक्शन करता है। तो देखो जब मैंने कैन को सॉइल के अंदर यूज किया तो देखो कैल्शियम यानी Ca+, अमोनियम NH4+, और नाइट्रेट NO3-, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये तो प्लांट को क्या हो जाएगा, डायरेक्ट अवेलेबल हो जाएगा। प्लांट को क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट अवेलेबल हो जाएगा। कौन, नाइट्रेट तो प्लांट को डायरेक्ट अवेलेबल हो जाएगा। अब बचा कौन आपके पास, कैल्शियम और अमोनियम। ये दोनों कहां आ जाएंगे, सॉइल के कोलाइड पार्टिकल्स, यानी क्ले पार्टिकल होता है ना सॉइल के कोलाइड पार्टिकल, उसके ऊपर आ जाएंगे। तो देखो एक के ऊपर कौन आ गया, कैल्शियम, और एक के ऊपर कौन आ गया, अमोनियम। एक के ऊपर कौन आ गया, कैल्शियम, और एक के ऊपर कौन आ गया, अमोनियम, ठीक है। अब देखो कैल्शियम है तो सॉइल कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कौन आया दूसरा, अमोनियम। और अमोनिया क्या करेगा, अब रिएक्शन करेगा किसके साथ, कि ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ रिएक्शन करेगा, ये सीधा ऑक्सीजन के साथ। अब जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा, नाइट्राइट। क्या बनाता है, नाइट्राइट। और ये नाइट्राइट वापस किससे रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन से। किसकी प्रेजेंस में, नाइट्रोबैक्टर की प्रेजेंस में क्या बनाता है, कि नाइट्रेट बनाता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये कैन की सॉइल के अंदर क्या रिएक्शन होती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है, यानी सुक्रोज का अगर जल अपघटन हो, क्या हो, जल अपघटन। देखो
सुक्रोज को जल अपघटन समझने से पहले अपन एक थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है। देखिए, एक तो होता ग्लूकोज और एक होता फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों क्या है, मोनोसैकेराइड है। क्या है, मोनोसैकेराइड। और बात करते हैं अपन ओलिगोसैकेराइड। किसकी बात करते हैं, ओलिगोसैकेराइड। तो देखो ओलिगोसैकेराइड के अंदर जो एग्जांपल है वो है आपके, एक तो माल्टोस, यानी ओलिगोसैकेराइड किसको बोलते हैं, जो दो या दो से ज्यादा दो मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। किससे, दो मोनोमॉलिक्यूल से मिलके बनता है। जैसे माल्टोस, किसकी बात करते हैं अपन, माल्टोस। और माल्टोस जो बनता है वो किससे बनता है, तो माल्टोस जो बनेगा वो बनेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। माल्टोस जो बनेगा वो किससे बनेगा, ग्लूकोज और ग्लूकोज से। ठीक है, अब बात करते हैं हम सुक्रोज की। किसकी बात करते हैं, सुक्रोज। तो सुक्रोज जो बनता है वो बनेगा ग्लूकोज। सुक्रोज किससे बनेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। सुक्रोज किससे बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। और एक होता है लैक्टोज। क्या होता है, लैक्टोज। और लैक्टोज जो बनता है वो बनता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से। लैक्टोज किससे बनेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। देखो अब क्वेश्चन आपको ये पूछ सकते हैं कि लैक्टोज क्या है, कि ओलिगोसैकेराइड। सुक्रोज क्या है, कि ओलिगोसैकेराइड। माल्टोज क्या है, कि ओलिगोसैकेराइड। अब माल्टोज का जब क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है, तो किसके क्या बनता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज, है ना। सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस से क्या बनेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, है ना। उसके बाद लैक्टोज का जो हाइड्रोलाइसिस से क्या प्राप्त होगा अपन को, तो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, है ना। अब लैक्टोज क्या है, तो लैक्टोज क्या है, मिल्क शुगर। क्या है, मिल्क शुगर, जिसके कारण दूध क्या होता है, मीठा। जिसके कारण दूध क्या होता है, मीठा। लैक्टोज क्या है, मिल्क शुगर है। क्या है, मिल्क शुगर, शुगर। दुग्ध शर्करा, दुग्ध शर्करा, जिसके कारण दूध क्या होता है, मीठा होता है। और सबसे ज्यादा गाय के अंदर, देसी गाय की हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा मीठा दूध किसका होता है, साहिवाल का। किसका होता है, साहिवाल। ठीक है, और ये फ्रक्टोज क्या है, तो फ्रक्टोज है फ्रूट शुगर, फ्रूट शुगर, फल शर्करा। क्या है, फल शर्करा। तो समझ में आ गया आपको, यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। तो क्वेश्चन क्या था अपना, कि सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है। सुक्रोज के जल अपघटन से क्या होता है, क्या प्राप्त हो रहा है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज। क्या प्राप्त हो रहा है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम, लार में पाए जाने, किसके, सैलाइवा के अंदर जो पाया जाता है, जो एंजाइम होता है। तो सैलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, देखो टाइलिन। कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन। तो देखो ये ध्यान रखना आपको, यहां से 100% क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन क्या है कि देखो मुंह की लार, मुंह की लार को अपन क्या बोलते हैं, इंग्लिश में सैलाइवा बोलते हैं। और सैलाइवा किस एंजाइम, सैलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, यानी मुंह की लार के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, तो टाइलिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन। आंत्र रस के अंदर, किसके अंदर बात कर रहे हैं अपन, आंत्र रस के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, तो माल्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम होगा, माल्टेज। और उदर जट रस, किसके अंदर बात कर रहे हैं अपन, उदर जट के रस के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, पेप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम होगा, पेप्सिन। और उसके बाद उदर जठर रस के अंदर और कौन सा होता है, तो लाइपेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है, लाइपेज। और अग्नाशय, अग्नाशय रस के अंदर कौन सा होता है, ट्रिप्सिन। तो यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि मुंह के लार के अंदर, यानी सैलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो वो कौन सा है, टाइलिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुंह की लार के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, तो टाइलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एमिनो एसिड किस बंध से जुड़ा होता है, एमिनो एसिड किस बंध से जुड़ा होता है, तो एमिनो एसिड किस बंध से जुड़ा होता है, पेप्टाइड। एमिनो एसिड किस बंध से जुड़ा है, पेप्टाइड।
एमिनो एसिड किस बंध से जुड़ा होता है? पेप्टाइड बंध से। ठीक है, अब देखिए कैसे जुड़ा होता है, इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं अपन। देखो, सिंपल एमिनो एसिड की बात करते हैं अपन। किसकी बात करते हैं? सिंपल एमिनो एसिड। और सिंपल एमिनो एसिड कौन से? जैसे कि ग्लाइसिन। कौन सा है? ग्लाइसिन। और ग्लाइसिन का जो फॉर्मूला क्या होता है? NH2CH2COOH। क्यों? क्योंकि एमिनो एसिड जो बना होता है वो किससे बना होता है? एमीन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। किससे बना होता है? एमिनो एसिड किससे बना होता है? एमीन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। ठीक है, तो अपन बात किसकी कर रहे हैं? सिंपल एमिनो एसिड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सिंपल एमिनो एसिड। और जिसका फॉर्मूला क्या होता है? NH2CH2COOH। अब इसके अंदर कौन सा बॉन्ड बात कर रहे हैं अपन? पेप्टाइड बंध आएगा। कौन सा बंध आएगा? पेप्टाइड। तो देखो पेप्टाइड बंध आएगा कैसे, देखिए NH2 को अपन ओपन कर खोल देते हैं। देखो NH2 को जब अपन खोलते हैं तो इस तरह से खुलेगा, फिर C ये इस तरह से खुल जाएगा, फिर O और OH। समझ में आ रहा है? ठीक है, उसके बाद देखिए आप, देखो यहां पे अपन इसको एक बार थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, सही समझते हैं। जैसे एमिनो एसिड क्या है? कौन सा अपन बात कर रहे हैं? सिंपल एमिनो एसिड की बात कर रहे हैं। वो कौन है? ग्लाइसिन। कौन सा है? ग्लाइसिन। और ग्लाइसिन का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CH2COOH। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं कि उसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है ना। देखिए इसकी स्ट्रक्चर अपन ने खोल दी है। उसके बाद देखते हैं, देखो एक और पेप्टाइड बॉन्ड लेते हैं अपन, सॉरी एक और एमिनो एसिड लेते हैं। देखिए NHCHC डबल बॉन्ड O और OH, यानी दो एमिनो एसिड। कौन कौन से? सिंपल एमिनो एसिड। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया। इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है, इसके बीच में क्या बनेगा? बॉन्ड। क्या बनेगा? बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड यहां पे देखिए, इसमें से क्या निकल जाएगा? जल अलग निकल जाएगा। क्या अलग निकल जाएगा? जल। अब देखो जब इसकी रिएक्शन होगी तो क्या होगी कि N ये H हो गया, ठीक है, C ये H के H ऐसे रहेगा, और यहां क्या बचा आपके पास बताओ? तो C डबल बॉन्ड O, और यहां क्या बचा? NH। उसके बाद CH और C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या आ जाएगा? OH। अब ध्यान से देखिए आप कि इसके बीच में बॉन्ड, जैसे ये जो बॉन्ड बन रहा है ना, ये बॉन्ड, ये जो बॉन्ड बना, क्या बॉन्ड? कौन सा बॉन्ड बना? ये जो बॉन्ड बना उसको अपन क्या बोलते हैं? पेप्टाइड। कौन सा बंध बना? पेप्टाइड बंध बनता है। कौन सा बंध बनता है बताओ? पेप्टाइड बंध। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट। अब ऐसे दो एमिनो एसिड जुड़ेंगे तो डाइपेप्टाइड, तीन जुड़ेंगे तो ट्राइपेप्टाइड, इस तरह से जो बहुत सारे जुड़ते हैं तो पॉलीपेप्टाइड। समझ में आ गया? और यहां से भी क्वेश्चन बनता है, ये स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में पूछी भी जाएगी। ये स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में पूछी भी जा सकती है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वसा में घुलनशील विटामिन है। अब फैट सॉल्युबल विटामिन, किसकी बात कर रहे हैं अपन? फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन। और फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से? A, D, E और K। देखो इस तरह से याद कीजिए। एडेक, क्या बोल सकते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से? एडेक। यानी वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? एडेक। और पक्का क्वेश्चन बनता है यहां से भी कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से। आपको क्वेश्चन दे दे, जैसे कि ये क्वेश्चन दे दिया आपको, है ना, कि फैट सॉल्युबल विटामिन बताओ इसमें से। फैट सॉल्युबल विटामिन, है ना। अब फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे आपका ऑप्शन आ गया कि ए, दूसरा ऑप्शन आपके है बी, तीसरा ऑप्शन है सी, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो देखो फैट सॉल्युबल विटामिन आपके माइंड में फिट है कि एडेक। क्या होता है? एडेक, ADEK, एडेक। तो इसका आंसर क्या होगा अपना? ए। क्या होगा? ए। और वाटर सॉल्युबल विटामिन इसके बाद जो बचे वो कौन से? वाटर सॉल्युबल। कौन से?
वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन। और वो कौन कौन से? बी और सी। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से? बी और सी। हेड सॉल्युबल विटामिन कौन से हुए बताओ? हेडेक। कौन से हुए? हेडेक। और वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से? बी और सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? परिरक्षक। किसकी बात कर रहे हैं? परिरक्षक। और परिरक्षक क्या होते हैं? प्रिजर्वेटिव। देखो, परिरक्षक उसको बोलते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को, यानी किसी भी फूड के जो आइटम होते हैं ना, खाद्य पदार्थ, उनको लंबे समय तक क्या करना? प्रिजर्व करके रखना। क्या करना? प्रिजर्व करके रखा जाता है, यानी जो वो खराब नहीं हो, लंबे समय तक क्या हो? प्रिजर्व रह सके, खराब नहीं होते। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या होता है? एक तो प्राकृतिक होते हैं, नेचुरल। अब प्राकृतिक के अंदर अपन किसकी बात कर सकते हैं? ऑयल हो गया, तेल हो गया, है ना, नमक हो गया, सॉल्ट, शुगर हो गया, शक्कर, इनका आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद करते हैं बात कृत्रिम, आर्टिफिशियल। अब कृत्रिम के अंदर बात करें जैसे कि क्लोरीन गैस और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कौन कौन सी बात करते हैं? क्लोरीन गैस और सल्फर डाइऑक्साइड गैस का यूज अपन किस में करते हैं? कि जो कटे हुए फल, कट फ्रूट, कटे हुए फल, है ना, फिश, इनको प्रिजर्व करने के लिए किसका यूज करते हैं अपन? क्लोरीन और सल्फर डाइऑक्साइड गैस का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन कि जैसे सोडियम बेंजोइट, सोडियम बेंजोइट, तो जो सोडियम बेंजोइट का यूज क्या करते हैं? कि सोडियम बेंजोइट का यूज अपन करते हैं टमाटर सॉस के अंदर। टमाटर सॉस के अंदर भी अपन सोडियम बेंजोइट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और भी देखिए आप नाम, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, और क्या नाम आ सकता है? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन सॉर्बेट्स, सॉर्बेट्स। और सॉर्बेट्स का यूज कहां करते हैं? दूध और पनीर के अंदर यूज कर सकते हैं। किसके अंदर? दूध और पनीर। सॉर्बेट का यूज कहां किया जाता है? दूध और पनीर। और प्रोपियोनेट्स, 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 और प्रोपियोनेट्स का यूज कहां किया जाता है? बिस्किट, किसके अंदर? बिस्किट और पापड़ को प्रिजर्व, बिस्किट और पापड़ को प्रिजर्व करने के लिए किसका यूज करते हैं अपन? प्रोपियोनेट्स का। किसका यूज करते हैं? प्रोपियोनेट्स का। ठीक है, तो ये आपको शॉर्ट में बिल्कुल अच्छे से समझा दिया आपको मैंने कि जो प्रिजर्वेटिव क्या होता है। प्रिजर्वेटिव किसी भी प्रोडक्ट को या किसी खाद्य पदार्थ यानी फूड्स को अपन क्या करते हैं? लंबे समय तक प्रिजर्व कर सके, खराब नहीं हो। ठीक है, उसके लिए अपन ये यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? खाद्य रंग यानी एडिबल कलर। किसकी बात करते हैं? एडिबल कलर। देखो, आपने क्या कर दिया? परिरक्षित कर दिया। अब परिरक्षित करने के बाद उस पदार्थ को क्या करते हैं? अट्रैक्टिव बनाने के लिए, उसको क्या करने? अट्रैक्टिव बनाने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? एडिबल कलर का यूज करते हैं। जो अपन ने पिछला क्वेश्चन पढ़ा ना, ये आपके बोर्ड में 100% प्रिंट होगा। देखना आप इस क्वेश्चन को, देखना आप, 100% ये आपके बोर्ड में प्रिंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि जो एडिबल खाद्य रंग, एडिबल कलर जो होता है, जैसे आपने प्रिरक्षित किया लिया, प्रिजर्व कर लिया, उसके बाद उसको अपन को क्या करना होता है? एक अट्रैक्टिव, यानी किसी भी फूड प्रोडक्ट को क्या करना? अट्रैक्टिव करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? एडिबल कलर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एडिबल कलर। तो देखो, उसके बाद देखिए WHO ने एक मान्यता, एक एडिबल कलर को मान्यता दी, कालतार, कौलतार, कौलतार रंजक। किसको दिया? कौलतार रंजक को। ठीक है, उसके बाद देखिए प्राकृतिक, किसकी बात करते हैं? प्राकृतिक, नेचुरल। और प्राकृतिक कौन कौन से? कि कैरोटीन, कैरोटीन हो गया, केसर हो गया। प्राकृतिक कौन कौन से? कि कैरोटीन, केसर, है ना। उसके बाद बात करते हैं अपन चुकंदर, बीटरूट, है ना, चुकंदर का रस भी यूज कर सकते हैं, चुकंदर। ठीक है, तो इसका ये प्राकृतिक रूप में एडिबल कलर के रूप में यूज होता है ना। उसके बाद बात करते हैं अपन केमिकल्स वाले। तो केमिकल्स में कौन आएगा? रासायनिक। केमिकल्स के अंदर बात करते हैं, किसके आएगा? केमिकल वाले कौन कौन से? तो देखो, ट्रेटाजिन,
है ना, सनसेट येलो, ट्रेट्राजीन, क्या है, ट्रेट्राजीन और सनसेट येलो, सनसेट येलो, ठीक है। ये इसके ईडेबल कलर है। तो आप इसका भी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, या तो आपको परिरक्षक का क्वेश्चन पूछेगा या फिर ये ईडेबल कलर वाला 100% आपको बोर्ड में पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।